पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में भारतीय राजनीतिक चिंतन। गुप्त काल तक या हर्षवर्धन के काल तक कह सकते हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म की प्रधानता रही। धर्म से गाइडेड था और धर्म से ही नियंत्रित था। मनु ने, कौटिल्य ने और महाभारत महाकाव्य में राजनीति के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में गहरी चिंतन धारा और विमर्श दिखाई पड़ता है। लेकिन पूर्व मध्यकाल आते आते अब कोई नई चिंतन धारा नहीं दिखाई पड़ती। पहली बात तो ये हो गई कि अब विमर्श केवल राजतंत्र तक केंद्रित हो गया। गणतंत्र, लोकतंत्र, अभिजात तंत्र ऐसी कोई चिंतन धारा उद्भूत नहीं हुई। दूसरी तरफ सिद्धांत में धर्म को स्वीकार करने के बावजूद व्यवहार में धर्म का प्रभाव खत्म हो गया। तीसरी बात, अब इस्लामी चिंतन धारा भी भारतीय राजनीतिक चिंतन धारा में सम्मिलित हुई। अब एक राष्ट्रीय स्वरूप, एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के सिद्धांत का महत्व कम हो गया, खत्म हो गया। इसके पीछे कारण ये था कि पूरा आर्यावर्त न केवल छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, अपितु सभी राज्यों में जाति बंधन कठोर हुआ और जाति प्रथा की कठोरता, सामंतवाद के विकास, एक वर्ग द्वारा दूसरे का शोषण, ये सब विचार ऐसे रहे कि एकता की भावना या राष्ट्रवाद की भावना जो चाणक्य ने पैदा की थी ईसा पूर्व की शताब्दी में, वह समाप्त। ऐसे में राजा के प्रति जो सम्मान था, यद्यप देवत्व डिवाइन थियरी थी, लेकिन वह डिवाइन थियरी चकनाचूर हो चुकी थी जनता की निगाह में, क्योंकि राजा उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा और राजा का जो कर्तव्य है उनके प्रति, उससे वंचित हो गए। जनसामान्य मान लिया ये छत्री का कार्य है, सुरक्षा का कार्य करना, राजा कार्य करना, ये हमारे लिए तो कुछ करते नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस जातिवाद की कठोरता ने यह बोध पैदा किया, कोई भी राजा हो, हमसे क्या मतलब। जनसामान्य में ये बात नहीं रह गई कि अंदर देश के ही भारतीय भूमंडल का ही कोई राजा उनके अपने राज्य पर आक्रमण करता है तो वो उदासीन थे, और बाहरी भी आक्रमण कर दे तो उदासीन थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय भू क्षेत्र में, आर्यावर्त में समस्त राजा पूर्व मध्यकाल में एक दूसरे से संघर्ष करते रहे, उनके सामंत जनता का शोषण करते रहे, आर्थिक शोषण बढ़ता रहा,
जात व्यवस्था कठोर होती गई और आपस में ये संघर्ष करते रहे। आपसी संघर्ष में भी जन सामान्य की रुचि कम ही रही और जब बाहरी आक्रमण हुआ तो जन सामान्य की यही बात कोहो नृपति हमें का हानि यह धारणा बन गई और अरबों के आक्रमण और फिर तुर्कों के आक्रमण सब। हाँ, यह बात दीगर है कि तुर्कों ने एक बड़े राज्य की स्थापना की, सल्तनत की, और बाद में मुगलों ने उसे राष्ट्र स्वरूप दिया। जैसा कि चाणक्य ने दिया था वैसा मुगलों ने दिया। अर्थात अकबर के पूर्व तक यह नहीं कहा जा सकता किसी शासक में या किसी शासक के चिंतन में पूरे आर्यावर्त को, पूरे भारतीय भूमंडल को एक करके एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करें। जो वैचारिक राजनीतिक चिंतन है वह पुरानी चिंतन धारा की व्याख्याएं हैं अधिकांशतः। यद्यपि शुक्र नीति 8वीं शताब्दी में से, और कुछ विद्वानों का मत है 12वीं 13वीं शताब्दी में आई शुक्र नीति आई, लेकिन व्यवहार में शुक्र नीति का परिपालन कहीं दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीतिक संघर्ष आंतरिक एवं बाह्य इतने बड़े पैमाने पर था और जनसामान्य और शासक वर्ग के बीच एक दूसरे के प्रति विश्वास इतना घटता गया था कि उस राजनीतिक चिंतन का लाभ कोई राज्य और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं ले सकता। अब मध्यकाल में जो राजनीतिक चिंतन है उस राजनीतिक चिंतन पर इस्लामी चिंतन का तो प्रभाव है ही है, और इस्लाम मानने वाले यहाँ के शासकों के दरबार में रह रहे विद्वानों का प्रभाव है, साथ साथ भारतीय परंपरागत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव है। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।